ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के सामाजिक विषय में अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो पहले हमने महाजनपद काल में जैसे 600 ईस्वी से 325 ईस्वी पूर्व के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें बाद में कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी कौन सी राजधानियाँ थी और महाजनपद का विस्तार कैसे हुआ, महाजनपद किसे कहते हैं, संपूर्ण अध्ययन किया था। कि भारत में पहले उत्तर वैदिक काल में अर्थात वैदिक काल के समय भारत के उत्तरी भाग में काफ़ी विस्तृत रूप से स्वतंत्र राज्य हुए थे। दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र शासन व्यवस्था और गणतंत्र शासन व्यवस्था, जिसके अंदर जो भी स्वतंत्र राज्य बने वो काफ़ी विस्तार रूप से थे। तो अलग अलग राज्य हुए। जब वो अलग अलग राज्य थे तो वो जनपद कहलाए। उस समय उनको जनपद ही कहा जाता था। लेकिन कई ऐसे दुर्बल राज्य भी थे, यानी दुर्बल जनपद थे, तो उनको शक्तिशाली जो जनपद के जो शासक होते थे, स्वतंत्र राजा होते थे, वो क्या करते थे, उनको जीत करके अपने जनपद में मिला लेते थे। इसी प्रकार एक शक्तिशाली जनपद कई दुर्बल जनपदों को जीत करके अपने जनपद में मिलाए थे, एक बड़ा जनपद का निर्माण हुआ। तो बड़ा जनपद का निर्माण हुआ तो उसको बाद में महाजनपद के नाम से पुकारा गया। तो हमने उनका अध्ययन किया। उस समय क्या है कि स्वतंत्र राज्य निर्माण करने वाले कबीले भी होते थे, सरदार भी होते थे, अन्य जो खानदानी व्यक्ति भी होते थे, विदेशी आक्रमणकारी भी होते थे। विदेशी लोग आए भारत के उत्तरी भाग में, उन्होंने अपने वहाँ पर अधिकार जमाया। अधिकार जमा कर उन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और राज्य स्थापित करते करते उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। तो उन्हें महाजनपद के नाम से जाना गया। तो इनमें ऐसा हुआ कि कुछ विदेशी लोग भी आए और कुछ यहाँ के ही शासक थे, कबीले वाले थे, सरदार है, सरदारनियाँ आदि इस प्रकार के नाम से जाने जाते थे, जो स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार रखते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, महाजनपद का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार क्या हुआ, भारत में जो ये जनपद का निर्माण हुआ, उसी प्रकार कुछ आज हम जो अध्ययन करेंगे वो राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनपद में क्या होते थे, कोई छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे क्षेत्र को मिला करके छोटा ही राज्य बनाया गया था, जिसमें एक या दो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, तो उनको जनपद कहते। तो इसी प्रकार हमारे राजस्थान राज्य के अंदर भी कुछ ऐसे जनपद थे। तो वो कौन कौन से है देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है जांगल जनपद। तो जांगल जनपद महाभारत काल में या महाभारत में एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसे जांगला के नाम से भी जाना जाता था। तो जांगल प्रदेश जो है हमारे एक नागौर का क्षेत्र और बीकानेर का क्षेत्र, नागौर और बीकानेर का क्षेत्र इसमें आता था। तो ये जांगल के नाम से जाना था और इसकी जो राजधानी होती थी उसे अहिछत्रपुर के नाम से जानी जाती थी। तो उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। और इसमें जो विदेशी लोग आए और यहाँ पर आकर राजस्थान के अंदर आपने एक नया शासन स्थापित किया, राज्य स्थापित किया, तो उन्होंने नाम दे दिया जांगला, यानी जांगल जनपद के नाम से जाना जाता है। जो वैदिक सभ्यता में राजस्थान के अंदर ये जांगल जो क्षेत्र है, तो ये जांगल जो इधर का हमारे नागौर का पश्चिमी भाग है, नागौर का मध्य का जो क्षेत्र है, उधर बीकानेर का जो संपूर्ण जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो है महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसमें भी कई प्रकार की विदेशी जातियां भी आई थी और उन्होंने अपने साहस का, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया था। उसके बाद में है मत्स्य। कि भाई मत्स्य जो जनपद था ये कहाँ था,
वैसे मत्स्य अब देखते हैं कि भाई 8th क्लास में 9th क्लास में अगर सामाजिक किताब का अध्ययन करें तो मत्स्य जैसे राजस्थान के एकीकरण में आता है कि मत्स्य एक संघ था जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर से मिलकर ये राजस्थान का संघ बना था। 18 मार्च 1948 में राजस्थान में ये मत्स्य संघ बना था, राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले। तो हम अभी बात कर रहे हैं ये प्राचीन वैदिक काल के समय के। वैदिक काल के समय में मत्स्य संघ का क्या संबंध था? तो मत्स्य भी एक प्रकार का क्या था? जनपद था। या अब ये देखना कि मत्स्य जनपद, तो मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ था? तो मत्स्य जनपद का विस्तार चंबल के आसपास के जो क्षेत्र था वहाँ पे इस मत्स्य जनपद का विस्तार था। अब ये मत्स्य जो जनपद है वर्तमान में हमारा जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो वहाँ से पहाड़ियों और आसपास पहाड़ियों के पास में जो नदियाँ निकलती, नदियों के पास उनका निवास स्थान बना हुआ था। यानी जयपुर के आसपास उधर टोंक से लेकर के अलवर, बादपुर का जो क्षेत्र था ये भी इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत। उसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। यहाँ पे ध्यान रखें, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और इसका जो विस्तार था वो ज़्यादातर कहाँ था? चंबल नदी के पास में था। तीसरा है इसका राजस्थान के प्रमुख जनपद में जिसे हम कहते हैं सूरसेन। अब सूरसेन जो है ये राजस्थान जनपद, इसके अंदर भी यादव वंश यानी यादव वंश के लोगों का शासन था। यादव वंश के जो शासक थे इन्होंने भी अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया। कुछ विदेशी शासक भी आए, कुछ वहाँ के स्थानीय जो शक्तिशाली जो व्यक्ति थे, राजतंत्रात्मक प्रणाली व्यवस्था में शक्तिशाली जो व्यक्ति थे उन्होंने अपना वहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब इसमें सूरसेन जो ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसको हम कहते हैं, वर्तमान में ब्रज क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में ब्रज क्षेत्र जो कहते हैं वो पहले क्या था? सूरसेन जनपद था। और उस समय उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। तो कहने का मतलब यह है कि सूरसेन जो वर्तमान में हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं वो सूरसेन जनपद था और उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। अब इसमें क्या है, राजधानी उसकी मथुरा थी तो उसको मैथोरा के नाम से भी पुकारा जाता था। कुछ वहाँ जो स्थानीय जो लोग थे वो मथुरा को मैथोरा भी कहते थे। किसकी राजधानी थी ये? सूरसेन। कहाँ है कि वर्तमान में जो हमारा जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर ये सूरसेन है। ब्रज क्षेत्र देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हम पहले भरतपुर के अंदर मानते थे, लेकिन वो क्षेत्र ये मथुरा जो यूपी के अंदर जो ये हमारे पहले राजस्थान का ही हिस्सा था। तो राजधानी कौन थी इसकी? मथुरा। और इसको सूरसेन को सूरसेनोई नाम से भी जाना जाता था कि ये जो सूरसेन है वहाँ के स्थानीय जो लोग थे सूरसेन को सूरसेनोई राज्य के नाम से भी पुकारा जाता था। तो एक बार पुण्य देखें, जैसे सूरसेन क्या था? ये जनपद था। तो वर्तमान को जो हमारा अभी का जो ब्रज क्षेत्र है वो पहले सूरसेन के नाम से राजस्थान में जाना जाता। तो जो भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और मथुरा जो आज हम कह रहे हैं वो पहले हमारे राजस्थान का ही बात था। लेकिन अब ये राज्यों का अलग अलग डिवाइडेशन होने के कारण वो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर चले गए, लेकिन ये पहले जनपद था, इससे मिलकर ये जनपद बना हुआ था। तो सूरसेन जो वर्तमान में हम ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इसमें उसकी राजधानी मथुरा, जो पहले स्थानीय लोग उनको मैथोरा भी कहते थे, और इस सूरसेन को जो है सूरसेनोई के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है, इसमें जो सूरसेन जो जनपद था उसमें वासुदेव कृष्ण, जैसे हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, उनका जो संबंध है इसी जनपद से था। कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएँ क्रीड़ाएँ और उनका जो संबंध था, उनका जो बचपन था वो मथुरा से ही था। तो कहने का मतलब यह है उनका जो संबंध था भगवान कृष्ण अर्थात वासुदेव कृष्ण के बारे में, तो उनका जो संबंध था वो इसी जनपद से था, अर्थात उनका जो बचपन था और ज़्यादा उनका जो बाल क्रीड़ाएँ जो थी वहीं से संबंध था। यदु अर्थात यादव वंश का शासन था। कहने का मतलब ये है कि इस सूरसेन जो जनपद है उनमें यादव वंश के शासकों का, यदु अर्थात यादव वंश का जो शासक थे उनका शासन था। तो हम कह सकते हैं कि भाई सूरसेन जो है
वो जो वर्तमान में ब्रज क्षेत्र राजधानी, और इसके साथ में मैथोरा के नाम से पुकारा जाता था, और राज्य को सूरसेन जो है उनको सूरसेनों के नाम से भी पुकारा जाता था। और वासुदेव कृष्ण का संबंध जो है इसी जनपद से था। अब आगे है शिवी। शिवी जनपद, यह भी हमारा राजस्थान में जनपद है। प्राचीन में छोटा एक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो हमारे जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था कि भाई शिवी जनपद। अब सीधा सा प्रश्न अगर पूछा जाए कि शिवी जनपद कहाँ था, इसका संबंध राजस्थान में किस क्षेत्र से था, तो इसका संबंध मेवाड़ क्षेत्र से था। तो ये कह रहे हैं कि शिवी जिसकी राजधानी थी शिवपुर, यानी शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो शिवपुर थी। और इसकी पहचान आज हम ऐसे कर रहे हैं कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वर्तमान में जो आज पाकिस्तान जो देश है कि पाकिस्तान के शेरकोट नामक स्थान से की जाती है। कहने का मतलब वहाँ का कोई शासक था जिसने यहाँ पर आकर के अपना आधिपत्य स्थापित करके शिवी जनपद का नामकरण किया था, इसलिए उसी स्थान के नाम से उसने यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में इस जनपद का नाम क्या रख दिया, शिवी। और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी इसकी है शिवपुर। और इसकी जो पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के स्थान के शेरकोट नाम का जो स्थान है उससे नाम, उसका नाम शिवी पड़ा। अब उसमें पहचान के भाई वास्तव में उस समय के जो शासक थे शिवी जनपद के, तो कुछ स्रोत तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे कई स्रोत भी मिले जिससे हमें पता चल जाता है कि उस समय के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ शासक कौन था, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, या कौन कौन से जो दुर्बल जो जनपद थे उनको मिला के अपने जनपद का विस्तार किया। तो कैसे ऐसे काफ़ी ऐसे स्रोत है। स्रोत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तथ्य जिससे हमें प्राचीन किसी राजा की वंशावली के बारे में, उनके वंशजों के बारे में, उनके सामाजिक के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो काफ़ी सारे इसमें ये नहीं है कि भाई ये जो जनपद है तो यहाँ के स्थानीय शासकों के द्वारा ही निर्माण हुआ, बल्कि ऐसा नहीं है। कई ऐसी विदेशी जातियां या विदेशी शासक हमारे भारत देश में आए और यहाँ आकर के अपने स्वतंत्र अलग अलग राज्यों का निर्माण किया था। तो शिवी जनपद, राजधानी शिवपुर, पहचान के वर्तमान पाकिस्तान के शेरकोट, वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है कि उस स्थान के नामकरण से इस जनपद का नाम शिवी हुआ, क्योंकि वहाँ का एक शासक का यहाँ संबंध था। अब पहचान कैसे कि उसी समय यानी उसी स्थान पर कई उस समय के चलाए हुए सिक्के भी मिले जिस समय पता चला कि भाई उसका संबंध कहाँ से था, कौन राजा था और उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक कार्य क्या, उसके धार्मिक स्थिति क्या थी, सभ्यता क्या थी, वो जान के सिक्कों के द्वारा मिलते हैं। और कुछ ऐसे मिले थे गुहा लेख कहते हैं। गुहा का मतलब होता है गुहा लेख। गुहा का मतलब होता है गुफा, यानी कई ऐसी गुफाएं मिली। उन गुफाओं में दीवारों पर कुछ लेख लिखे हुए मिले, उत्कीर्ण किए हुए थे, जिस समय हमें अध्ययन विद्वानों ने या इतिहासकारों ने समय समय अनुसार उन स्थानों का भ्रमण किया, उनका अध्ययन किया, वहाँ जाकर देखा, अन्वेषण किया। तो गुफाओं के अंदर गए तो उन गुफाओं की दीवारों के ऊपर कुछ लिखे हुए मिले और कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिससे हमें प्राचीन समय के शासकों के बारे में या इस जनपद के बारे में जानकारी मिली कि भाई यहाँ कौन सा राजा था, कहाँ का था, या विदेशी था या स्थानीय था या कोई व्यापारी व्यक्ति था या कुलीन व्यक्ति था या कोई खानदानी व्यक्ति था या कोई सरदार था या कोई कबीले का सरदार था, कौन था। तो क्योंकि उस समय जो भी कोई शासक होते थे वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तथ्य छोड़ते, तथ्य बनाते थे। जैसे यहाँ पे आपको बताया था सिक्के, वो सिक्के भी जारी करते थे, उस सिक्के के ऊपर अपना नाम अंकित करवाते थे कि भाई अमुक राजा ने ये बनवाया था, अमुक राजा के द्वारा चला गया था, अमुक राजा के काल में था, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सिक्के वो प्रमाणित करते हैं कि उस समय वहाँ का राजा कौन था और उस राज्य का नाम क्या था, क्योंकि उसके ऊपर अंकित होते। तो कुछ ऐसे तथ्य मिले थे।
जैसे सिक्के मिले थे, गुहा लेख मिले थे, कुछ और भी अन्य जैसे कि पुरातात्विक स्रोत मिले थे, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उस समय इस जनपद में कौन कौन से शासक थे और उन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे। आगे उस समय शिवी जनपद या सूरसेन जनपद और मत्स्य जनपद और जांगल जनपद जो थे, कहा जाता है कि जब ये महाजनपद काल था तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। दो प्रकार की शासन व्यवस्था में का मतलब ये होता है, एक तो थी आपके गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी शासन व्यवस्था ये थी जिसे हम कहते हैं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती थी जिससे किसी राजा के कोई उत्तराधिकारी संतान नहीं होते थे, या कोई अयोग्य राजा होता था या अयोग्य कोई सरदार होता था तो उसके स्थान पर वहाँ की जो प्रजा होती थी, उस राज्य की जो प्रजा होती थी, उनमें से कोई शक्तिशाली अच्छा व्यक्ति जो होता था वो उनको जनता के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार की भी शासन व्यवस्था थी इन जनपद के काल में। और दूसरी थी राजसत्ता व्यवस्था। तो कुछ राजसत्ता व्यवस्था वो होती है जिसमें राजा खुद राजा होता है या कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता था वो भी राजा बनता था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी यानी उसका वंशज का जो बड़ा पुत्र होता है वो उत्तराधिकारी योग्य होता तो वो शासन व्यवस्था यानी आगे वंश दर उसकी शासन व्यवस्था थी। यानी दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, लेकिन ज़्यादा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उचित होते हुए भी लोग ज़्यादा राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे राज सत्ता जो कुलीन परिवारों के हाथों में होने के कारण, यानी खानदानी लोग, ज़्यादा पैसे वाले जो लोग होते थे, खानदानी जो लोग होते थे, उनके हाथ में था। वो क्या करते थे, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में निर्बल व्यक्ति होते थे, उचित प्रकार से उसकी व्यवस्था की वो देखभाल नहीं कर पाते थे, उनका नियंत्रण उचित नहीं रूप से हो पाता था, तो खानदानी जो लोग होते थे, कुलीन व्यक्ति जो लोग होते, उनके पास हर प्रकार की सुविधा होती थी, धन की आदि सुविधा, सैन्य सुविधा, शक्ति उनके पास होती थी। तो वो क्या करते थे, दुर्बल व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। उसी प्रकार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी राजतंत्र व्यवस्था ज़्यादा स्थापित हुई, या उसके साथ साथ राजसत्ता का मतलब राजतंत्र शासन व्यवस्था से है, जो किसके हाथ में थी, कुलीन परिवारों के हाथ में थी, यानी खानदानी जो लोग होते थे उनके हाथ में थी। वो क्या करते थे, दुर्बल व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। तो इस प्रकार की इन जनपदों में जो शासन व्यवस्था थी तो दोनों प्रकार की थी, गणतंत्रात्मक और राजसत्तात्मक। लेकिन गणतंत्रात्मक होते हुए भी ज़्यादातर जो उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो किस पर निर्भर थी, राजसत्ता पर, जिसमें नियंत्रण किनका होता था, कुलीन परिवारों के यानी खानदान लोगों में होती थी। तो ये तो बात हो गई इनमें कौन कौन से जनपद थे और कौन कौन से जनपद की कौन सी उनकी राजधानियाँ हैं। अब जैसे यहाँ पे जांगल जनपद मैंने बताया जिसमें नागौर और बीकानेर का क्षेत्र आता था, इसके साथ उसकी राजधानी मैंने आपको बताई थी आई छत्रपुर उसकी राजधानी, जो वर्तमान में हम नागौर को आई छत्रपुर भी कहते हैं। कहने का मतलब आज हम तो नागौर ही कहते हैं, लेकिन उस समय यानी वैदिक काल में, महाभारत के काल में जो जांगल देश या जनपद है या जांगल देश भी कहते हैं इसको, और कहीं कहीं महाभारत में इसका जांगला नाम मिला है। महाभारत में इसको क्या कहा गया है, जांगला भी कहा गया है। तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी, आई छत्रपुर थी, यानी उस समय उसकी राजधानी क्या बताई थी, आई छत्रपुर। आज हम जो है नागौर कहते हैं, नागिना के नाम से भी जाना जाता है, और नागौर का जो दुर्ग है इसको आई छत्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा मत्स्य, जिसका विस्तार कहाँ है, चंबल, इसकी राजधानी क्या बताएं, विराटनगर। उसके बाद में सूरसेनई जो वर्तमान हमारा ब्रज क्षेत्र है, और उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा, जो वहाँ उस समय प्राचीन में लोग उसे मैथोरा भी कहते थे, और मैथोरा कहने के साथ यहाँ पे उसके राज्य तो उसका नाम था सूरसेनोई, कहने का मतलब सूरसेन है, तो उस समय लोग उसे सूरसेनोई नाम से भी पुकारते थे। और भगवान कृष्ण का संबंध यहाँ से था, और इसका ज़्यादातर पहले विस्तार कहाँ था, देखो BCD लिखा मैंने यहाँ पे,
इस BCD का मतलब इसका विस्तार भी पूछ ले हुए कि भाई सूरसेन जो जनपद है उसका विस्तार कहाँ पर था। मैंने आपको पहले कहा था ब्रज क्षेत्र, जो हमारे भरतपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र उसको पहले ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये मथुरा के समीप है। तो ये पहले हमारा राजस्थान राज्य में था। भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन जो आज हमारे राजस्थान के 3 ज़िले हैं, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है, इन तीनों ज़िलों में हमारा वर्तमान प्राचीन समय में यहाँ पर एक सूरसेन नाम का जनपद हुआ करता था, जो उसे ब्रज क्षेत्र में वर्तमान में जानते हैं। उसकी राजधानी मथुरा थी, स्थानीय लोग मैथुरा कहते थे और राज्य का नाम सूरसेन के नाम से भी पुकारा जाता था। उसके बाद भगवान कृष्ण का संबंध इससे ही था और यादव वंश के लोग वहाँ पर शासन करते थे। शॉर्ट ट्रिक महत्वपूर्ण बिंदु वापस अधीन हो रहे हैं तो ध्यान दें। वासुदेव कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। यदु अर्थात यादव वंश के शासकों का स्थान था, अर्थात यादव वंश के जो शासक थे वो शासन करते थे। उसके बाद में शिवी की जिसकी राजधानी शिवपुर थी, और जो वर्तमान में हमारे जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर उस शिवी जनपद का विस्तार था। जैसे चित्तौड़ है और ये उदयपुर है, राजसमंद है और ये इसके भीलवाड़ा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो शिवी जनपद के अंतर्गत में आता था, जिसकी पहचान के वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट का नामक जो स्थान उससे पहचान की जाती थी। क्यों? उस समय के यहाँ का शासक था जिन्होंने ये शिवी जनपद में अपना राज्य स्थापित किया था। ये प्रमाणित करने वाले स्रोत क्या हैं, हमें कैसे पता चला? तो पता चलने का बात यह है कि हमें कुछ स्रोत मिले, जैसे सिक्के के ऊपर उस समय के राजा का नाम अंकित था, उसकी कुछ मोहरें मिली, मोहरों पर भी राजा का नाम अंकित था, उसका संबंध कहाँ से था यह संपूर्ण जानकारी मिलती है। और कुछ मिले थे गुहा लेख का मतलब होता है गुफा लेख, गुफाओं में दीवारों पर लिखे हुए लेख, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई वहाँ पे कौन कौन शासक हुए थे और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनके बारे में, वंशज के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। कुछ अन्य और भी सूत्र थे या स्रोत थे जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ शिवी जनपद नाम का एक जनपद था। और इन जनपदों में शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासक होते हुए भी राजसत्ता शासन किन के हाथों में थी? कुलीन परिवारों के हाथों में थे, यानी खानदानी जो लोग होते थे उनके पास राजसत्ता थी। लेकिन राजसत्ता उस समय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया जिसका नाम है संस्थागार सभा। संस्थागार सभा क्या होती है कि एक होती है सभा और एक होती है समिति। सभा और समिति दो संस्थाएं, इनमें क्या है कि राजा और प्रजा अपने विचार विमर्श करते थे। एक तो बड़ी जैसे सभा है और एक समिति होती है जिसमें राजा भाग लेता था और उनके विशिष्ट जो अधिकारी होते थे वो इसमें भाग लेते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और एक होती थी सभा जिसमें स्थानीय लोग भी इसमें सम्मिलित होते थे, अपने विचारों के जो प्रस्ताव है उनको सौंपते थे, उनको बताते थे, अपने विचार बताते थे ताकि राजा के पास ये बात पहुँचे थे। तो कहने का मतलब है संस्थागार होते थे जिसमें उचित निर्णय का मतदान किया जाता था। वो मतदान करने के लिए कई प्रकार की सलाखाएँ इस्तेमाल की जाती थी और जिसके द्वारा मत लिया जाता था कि किन किन के विचार है, किसी कार्य योजना करने के लिए, कोई रणनीति बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए या प्रस्ताव लेने के लिए, जनमत इकट्ठा करने के लिए, तो मतदान होता था उन संस्थागार सभा में। ठीक है, तो इसमें ये अलग अलग प्रकार के रंगों की सलाखाएँ इस्तेमाल की जाती थी जिसके द्वारा उन प्रजाओं से विचार आदि राजाओं से प्राप्त करते थे, शासन प्राप्त करते थे। तो ये सभी आयोजन कहाँ होता था? संस्थागार सभा में होता था। ये दो प्रकार के होते थे जिसमें एक सभा होती थी और एक समिति होती थी। समिति में राजा और उसके विशिष्ट जो अधिकारी होते थे वो इसमें सम्मिलित होते थे और सभा में आम सामान्य लोग भी सम्मिलित होकर के अपने विचार उनमें प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार के हमारे राजस्थान राज्य में भी कुछ महाजनपद अर्थात जनपद थे, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी प्रदान की है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप उसका प्रश्न बना करके अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।